हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के बारे में, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसकी बात करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं फैराडे लॉ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उस पर डिस्कशन करूँगा। तो आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को समझने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से। हमने बताया आपको कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे क्या निकलता रहता है, फील्ड ऑफ लाइंस क्या होते हैं, उससे एमिट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं इस तरह से। अगर स्पेस क्या होगा, आइसोट्रॉपिक होगा, तो इस तरह से फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, इससे एमिट करता रहता है। तो ये जो लाइन है, फील्ड ऑफ लाइंस है, ये कोई रियल लाइन नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है या वर्चुअल लाइन है जो हम लोग स्पेस में ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए। उसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ किया है, उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो कैसा लाइन है, एक तरह से वर्चुअल लाइंस है, वर्चुअल लाइंस है जो हम लोग स्पेस में ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन या विजुअलाइज करने के लिए कि कैसा दिखता होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में क्या होगा कि जो चार्ज से जो फील्ड ऑफ लाइंस निकलता रहता है, तो पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे जाके वो टर्मिनेट कर जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा तो इन्फिनिटी पे जाके वो टर्मिनेट करेगा, लेकिन वो टर्मिनेट करेगा, वापस नहीं आता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में फील्ड लाइंस जिस पॉइंट से स्टार्ट करेगा फिर उसको उसी पॉइंट पे वो आ जाता है। तो सबसे पहला जो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस तो यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्या बनाता है, एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। तो इसके प्रॉपर्टीज़ भी यही हुआ, जिसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का बताएं। तो पहला प्रॉपर्टीज ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। पहला आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर ए क्लोज्ड लूप, फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप कर दीजिए, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट से अगर ये स्टार्ट करेगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से, तो फिर घूम के ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर इसको आपको समझना है तो वो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बार मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट बार मैग्नेट है। आप जानते हैं कि उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होता है, इस बार मैग्नेट के जो आउटसाइड में होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इंटर करते हुए जाएगा, जबकि इनसाइड में मैग्नेट के अंदर में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जाता है। तो इस तरह से फील्ड ऑफ लाइंस आप दिखा सकते हैं किसी बार मैग्नेट के कारण। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है। तो जहाँ भी जाएगा तो ये क्या बनाएगा, एक क्लोज लूप फॉर्म ये करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। ठीक है, दूसरा जो ये है पॉइंट है इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से संबंधित, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में हम क्या होता है कि किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, स्पेस में आपने ड्रॉ कर रखा है, तो किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो बताएगा। ठीक है, तो सेकंड जो प्रॉपर्टीज हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का कि एट एनी पॉइंट ऑन द लूप, ये जो क्लोज लूप हमने बताया, ऑन ए क्लोज लूप द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलेगा। याद हो गया होगा।
ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही है। थर्ड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, अगर ये जो है इसका डेंसिटी मतलब हो गया नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। तो डेंसिटी ऑफ जो फील्ड लाइंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। मतलब अगर फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। जहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। इसको एक फिगर से समझिए। सपोज कीजिए कि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से ड्रॉ किया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है ये, ठीक है। अब एक पॉइंट ये मान लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो नंबर ऑफ लाइंस मान लीजिए सेम पास कर रहा है P से और Q से, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बनाए, यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए तो ऑब्वियस है कि जो P पॉइंट पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉलर होगा किससे, इस Q से। यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया उससे छोटा है, तो इसका एरिया कम है, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, जो लाइंस है वो काफ़ी क्लोज है। तो यहाँ पे जो फील्ड का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर इस Q पॉइंट के। तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, Q के रिस्पेक्ट में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज़ ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट Q। मतलब जब फील्ड ऑफ लाइंस का जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, ये आपको डेंसिटी का। ज़्यादा डेंसिटी मतलब डेंसर ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर रेयरफाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे वीकर होगा, कमज़ोर होगा। तो ये तीसरा प्रॉपर्टीज है। जो चौथा प्रॉपर्टीज है फील्ड ऑफ लाइंस का वो ये है कि जो फील्ड ऑफ लाइंस है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। द फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करता, अगर करेगा तो क्या होगा, तब ध्यान दीजिए कि फील्ड ऑफ लाइंस मान लीजिए अगर इंटरसेक्ट कर दिया किसी पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं ये फील्ड ऑफ लाइंस है और ये इंटरसेक्ट कर दिया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हम लोग क्या दो कर्व है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो दो टेंजेंट मतलब उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि क्या है, संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। मतलब किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, का डायरेक्शन एक ही होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एक, ये 1-1 फंक्शन है, एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन एक ही मैग्नीट्यूड होता है। तो क्लियर है कि किसी एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये चार जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखना चाहिए। पहला मैंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो क्या बनाता, एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। दूसरा मैंने बताया कि इस लूप के किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट स्पर्श रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, स्पर्श रेखा या टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे, तो उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। और थर्ड बताया कि फील्ड ऑफ लाइंस का जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब फील्ड ऑफ लाइंस नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, हम उसको डिफाइन करते हैं डेंसिटी को। तो अगर डेंसिटी ऑफ लाइंस अगर ज़्यादा होगा, लार्जर डेंसिटी होगा, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, और जहाँ पे फील्ड ऑफ लाइंस की डेंसिटी कम होगी, लेसर होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज। और चौथा भी मैंने बताया कि फील्ड ऑफ लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर दो फील्ड ऑफ लाइंस के अगर एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो, दो डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है हमेशा क्या बनाता है, एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है। कहीं इसका क्या है, कहीं एंडिंग, कहीं टर्मिनेट नहीं करता है, स्टार्ट करेगा फिर उसी पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने बताए आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के। इसके बाद है
कि हम लोग बात करेंगे ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? यहाँ जो वर्ड है फ्लक्स, इसका मतलब होता है टू फ्लो, बहने के सेंस में, टू फ्लो करने के सेंस में है। तो यहाँ पे कोई चीज़ लिक्विड तो है नहीं जो फ्लो करता है। तो यहाँ हमने क्या देखा, जो कोई अगर बार मैग्नेट है या कोई मैग्नेटिक सोर्स है, करंट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो उससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइंस हम मानते हैं कि उसे एमिट होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा, इसलिए हम लोग यहाँ पे टर्म हमने लिया है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये फ्लक्स हम लोग क्या, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, इसको देखिए। सपोज करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, स्पेस में इस तरह से फ्लो कर रहा है, मान लीजिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, कहीं सोर्स रखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से फील्ड ऑफ लाइंस है। तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या करना है, हमको डिफाइन करना है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, याद रखिए। तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करना है। तो अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया को वेक्टर बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है एक स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए इस एरिया को क्या करेंगे, वेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यह जैसे ये एरिया है, आप इस पर क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इसके एरिया के जो एरिया का जो वैल्यू होगा, एरिया का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए इसका एरिया कितना है, ए के बराबर है। इस एरिया को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन गया आपका एरिया वेक्टर। मतलब कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप उस पर, जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे, और उस यूनिट वेक्टर को एरिया के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एन को ए से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कह सकता है सर ऊपर क्या इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उस पर जो नॉर्मल होगा हमेशा क्या होता है, आउटसाइड ही उसमें ड्रॉ किया जाता है, अंदर की तरफ ड्रॉ नहीं करते। तो आप इस तरह से एरिया वेक्टर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए जो इससे निकल रहा है, हम इसको क्या करेंगे, एरिया वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे नॉर्मल ड्रॉ करके। अब देखेंगे कि यह मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बना रहा है। सपोज करते हैं कि वो एंगल कितना है, थीटा के बराबर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का एक आप क्या करिए, कीजिए कंपोनेंट ले लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड है तो इस दिशा में कितना कंपोनेंट होगा, बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमने एरिया लिया है इसका, ये जो रेक्टेंगल लिया है उसका एरिया कितना मान लेते हैं, ए के बराबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है ए, इससे होकर कितने फील्ड ऑफ लाइंस या कितने संख्या में नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे हो करके अगर देखिए बी वेक्टर का हमने कंपोनेंट लिया तो बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो बी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो सरफेस के क्या है, पैरेलल होगा। ये जो रेक्टेंगल लिए है उसके पैरेलल है। तो वो फिर जो फील्ड ऑफ लाइंस है उस इससे होके पास नहीं कर रहा, वो सरफेस से निकल जा रहा है। लेकिन ये बी कॉस थीटा वाला जो है वो क्या हो रहा है, इस सरफेस को क्रॉस करते हुए निकल रहा है, ये मतलब हुआ, ठीक है। जो कंपोनेंट हमने लिया बी कॉस थीटा, इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट जो है वो कैसा महसूस होगा कि वो इस फील्ड ऑफ लाइन, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको क्रॉस करते हुए जा रहा है। जबकि ये जो कंपोनेंट है बी साइन थीटा वाला वो सरफेस से होके निकल जा रहा है, सरफेस हो के नहीं निकल रहा है, सरफेस को ऊपर से नीचे से निकल जा रहा है, ठीक है।
तो अब सरफेस हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस सरफेस में, तो इस सरफेस से होके कितना पास किया, तो कैसे निकालेंगे, तो इस बी कॉस थीटा को आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फाई से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी हमको पढ़ना है, तो इसको हम लोग बी कर देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कितना होगा बी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर। ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बी वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और हमने यहाँ एज्यूम किया है, अब एक इसको डिफाइन करने के लिए हमने एज्यूम किया है कि यह जो एरिया हमने लिया है, इस एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है, हमने मान लिया है, तब तो ही ना हमने कंपोनेंट ले लिया बी कॉस थीटा। अगर हम ये वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट तो फिर हम ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमने मान लिया है, इसलिए इस एरिया को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। चलिए हम बताते हैं आगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या हो गया, बी वेक्टर डॉट क्या हो गया, ए वेक्टर, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसका यूनिट क्या, ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट डिफाइन करने के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या आप उसको वेबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन हुआ। अब आइए थोड़ा आगे, और अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से या किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के कितने संख्या में नंबर ऑफ लाइंस पास हो रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होके कितना संख्या में लाइन पास किया, फील्ड ऑफ लाइन कितना पास हो रहा है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर हो गया, ये कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। इसको बस याद रखना है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बता रहे थे, अगर सरफेस क्या हो, अभी तक मैं एक रेक्टेंगुलर सरफेस ले लिए थे, अगर कोई कर्व सरफेस, मान लीजिए इस तरह का कोई कर्व सरफेस अगर है, ऐसा कोई कर्व सरफेस हो गया, इस पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स मान लीजिए निकल रहा है, इधर से ऐसे निकल रहा है, इधर से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स निकल रहा है, इससे हमें इस सरफेस पे क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो बहुत सिंपल सा काम करना है कि आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज कर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या, डायरेक्शन भी चेंज कर जाए, डायरेक्शन चेंज करे या मैग्नीट्यूड चेंज करे या दोनों चेंज करे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या अलग अलग डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हो रहा है, वेरी कर रहा है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा सरफेस हम इस पे लेंगे, छोटा सा एलिमेंटल एरिया लेंगे, मान लेते हैं उसका एरिया किसके बराबर है, डीए के बराबर। छोटा एलिमेंट हमने लिया, जानबूझ के लिया है। ठीक है, अब इस सरफेस पे हम लोग क्या करेंगे, फिर परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए इस दिशा में ये हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा तिरछा दिखा दीजिए ऐसे, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया एन वेक्टर। और ये जो एरिया एलिमेंट लेंगे हम, इस पे मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो इस सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चूँकि छोटा सरफेस लिए, चलो छोटा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो किसके बराबर होगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर होगा। और हम लोग इसी तरह से इस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और प्रत्येक छोटे छोटे सरफेस पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल करके और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चूँकि स्केलर क्वांटिटी है तो आसानी से जोड़ भी सकते हैं। तो आप इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, या दूसरे भाषा में कहे तो इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो किसी सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ओवर हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया किसी कर्व सरफेस पे अगर निकालना हो तो। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे।
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, अगर सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, मान लीजिए सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, जैसे एक क्लोज सरफेस हो गया और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से मान लीजिए निकल रहा है, जा रहा है, इधर से पास हो रहा है, हमें इसमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। तो कुछ नहीं करना है, फिर वही काम करेंगे, छोटा सा सरफेस बना लेंगे, एरिया निकाल लेंगे और इस बार वही डिफिनीशन हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ही होगा। लेकिन इस बार सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, बंद है, बैलून के तरह है, बैलून है, तो क्लोज्ड यहाँ पे लगा देंगे, सरफेस पे लगा दीजिएगा। अब अगर सरफेस अगर क्लोज्ड होगा तो इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है कि जितना फील्ड ऑफ लाइंस इससे क्या होगा, सरफेस होकर निकलेगा, उतना उसमें क्या होगा, इंटर भी करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या हो रहा है, सरफेस से बाहर जा रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल अगर छोटा सा एलिमेंट आप इस सरफेस पे ले लीजिए, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस दिशा में होगा, यहाँ पे भी एक छोटा सा सरफेस लेंगे तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो एरिया वेक्टर होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो एक ही डायरेक्शन में तो जीरो, तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो, जितना जितना अंदर गया उतना बाहर निकल गया। इसी तरह का यहाँ लीजिए, हर एक जगह पे अगर लेंगे डायमेट्रिकली तो टोटल अगर फ्लक्स निकाल लेंगे इस क्लोज्ड सरफेस पे तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये लॉ है जिसको हम लोग गॉस लॉ ही कहते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका वैल्यू जीरो होता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। क्या रीजन है बता दिए, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस होगा तो जितना फील्ड ऑफ लाइंस इसके अंदर एंटर करेगा उतना ही फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगा, उससे बाहर निकलेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या फॉर्म करता है, एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है, ठीक है। तो जहाँ से स्टार्ट करेगा फिर उसको वहीं आना होगा, तो आएगा तो नेट कितना होगा, नेट फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। तो याद रखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस पे हमेशा जीरो होता है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा फैराडेज लॉज क्या है, मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।